हेलो बच्चों, वेलकम टू रेजोनेटिंग ऑर्गेनिक। पिछले लेक्चर्स में हमने कंप्लीट कर लिया था हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक। आज एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है रेजोनेंस। जितना इंपॉर्टेंस वो रखता था उसके बराबर या ये भी कह सकते हैं कि उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस इस चैप्टर का है रेजोनेंस का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए रेजोनेंस का समझना बहुत ही जरूरी है। हर मॉलिक्यूल में ये फेनोमेना हो सकता है और बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है मॉलिक्यूल की केमिकल प्रॉपर्टीज पे। तो समझते हैं रेजोनेंस क्या होता है। व्हाट इज रेजोनेंस? डिफिनेशन लिखा हुआ है, इट इज एन इंट्रामोलिकुलर फीचर। पहला वर्ड ध्यान देंगे, इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर का मतलब हो गया कि ये सेम मॉलिक्यूल के अंदर घटना घट रही है, अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच के घटने वाली घटना को नहीं, बल्कि इंट्रा मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर की ही जो इवेंट है, जो घटना घट रही है, उसी को हम लोग रेजोनेंस कहते हैं। और इस रेजोनेंस में होता क्या है, तो देखिए, इन विच पोजीशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और एंड दोनों हो सकता है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन चेंजेस विदाउट चेंज इन द पोजीशन ऑफ एनी एटम। पाई इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का पोजीशन क्या होगा, चेंज होगा विदाउट चेंजिंग इन द पोजीशन ऑफ एनी एटम। ठीक है, दोनों चेंज हो सकते हैं या फिर एक भी चेंज हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन चेंज हो, ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन चेंज हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों ही चेंज हो और तब जाके उसको हम क्या बोलेंगे, रेजोनेंस। लेकिन कोई भी एटम उसमें चेंज नहीं होना चाहिए उसका पोजीशन। तो जब ऐसे चेंज होंगे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या पाई इलेक्ट्रॉन या दोनों, तो अलग अलग स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे और उन सारे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर। देखते हैं, लिखा हुआ है, ए नंबर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द सेम कंपाउंड कैन बी रिटन। जैसे यहाँ पे बेंजीन लिखा हुआ है, बेंजीन के दो कंपाउंड है, बेंजीन कंपाउंड है, इसका एक स्ट्रक्चर ये है और एक स्ट्रक्चर ये है। इसमें सिर्फ क्या लिखा हुआ है, इसमें सिर्फ किया गया है पोजीशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, चेंज हुआ है। पहले पाई इलेक्ट्रॉन का पोजीशन आप देख ले, अगर हम ऐसे नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, पहले वाले जो स्ट्रक्चर है उसमें पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ है, 1 2 3 4 और 5 6 के बीच में। लेकिन सेकेंड वाले में क्या है, 2 3 4 5 और 1 6 के बीच में पाई इलेक्ट्रॉन का पोजीशन है। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन का पोजीशन बदला है क्योंकि इसमें सिर्फ कार्बन है और हम जानते हैं कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर यानी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। तो सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन ने अपने पोजीशन को चेंज किया है, जिससे बेंजीन दो स्ट्रक्चर शो करता है और ये दोनों स्ट्रक्चर को हम लोग एक नाम देते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर। कैनोनिकल स्ट्रक्चर या इसी को बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, शॉर्ट में इसको लिख देंगे C.S। तो हमने समझा कि रेजोनेंस क्या है। रेजोनेंस में क्या बदलेगा, सिर्फ पोजीशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। यहां पे जो एग्जांपल था इसमें सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन ने अपना पोजीशन बदला और इससे अलग अलग स्ट्रक्चर सेम कंपाउंड के लिखे जा सकेंगे, जिसे हम लोग जानेंगे कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के नाम से। यहां पे वही लिखा हुआ है बच्चों, स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड कैनोनिकल स्ट्रक्चर या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। पाई इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का पोजीशन चेंज कर करके जो स्ट्रक्चर बनाएंगे उसको हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहेंगे या फिर उसको बोलेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मान लो ये एग्जांपल लिखा गया है, इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर लिखना है। अभी हम सिर्फ ये बताएंगे कि इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर ये होता है। अगले क्लासेस में जब आएंगे तब हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर लिखना भी सिखाएंगे कि किस कंपाउंड के कितने कैनोनिकल स्ट्रक्चर होते हैं। धीरे धीरे किसी भी सब्जेक्ट का बेस बनता है, तो आप बने रहे इस क्लास के साथ और जैसे जैसे हम पढ़ाते जा रहे हैं उस अनुसार खुद को फॉलो करें, तो अपने आप कैनोनिकल स्ट्रक्चर से लेकर रेजोनेंस के सारे एस्पेक्ट आपको आने लगेंगे धीरे धीरे। मैं अभी लिखता हूं, ये आप नहीं लिख पाएंगे, लेकिन आप मान के चले कि इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर ये होता है। ये देखो यहां पे क्या हुआ है, सिर्फ पोजीशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ है। कैसे, ये पाई इलेक्ट्रॉन मान लो ऐसे खुला होगा तो ऑक्सीजन पे माइनस चला गया, कार्बन पे प्लस। उसके बाद फिर ये पाई बॉन्ड ऐसे खुला, यहां पे माइनस आया तो बीच में डबल बॉन्ड और इस कार्बन पे प्लस। तो पाई इलेक्ट्रॉन ने अपना पोजीशन चेंज कर करके
तीन डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाया और इन तीनों स्ट्रक्चर को हम लोग किस नाम से जानते हैं? कैनोनिकल स्ट्रक्चर के नाम से। ठीक है, एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है और ये आपसे पूछा जा रहा है क्या ये एक दूसरे के कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैं? तो जब आप इन स्ट्रक्चर्स को गौर से देखेंगे तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन का पोजीशन चेंज हुआ है। पहले कार्बन ऑक्सीजन के बीच में ये पाई बॉन्ड था, अब कार्बन कार्बन के बीच में आ गया है। ये तो ठीक बात है, ये तो रेजोनेंस को इंडिकेट कर रहा है कि हो सकता है कि रेजोनेंस हुआ होगा, लेकिन यहां से एक हाइड्रोजन उठ के ऑक्सीजन पे चला गया है, ये रेजोनेंस नहीं है। रेजोनेंस सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का क्या है? चेंज करने से जो स्ट्रक्चर बनता है वो रेजोनेंस है। लेकिन यहाँ पे आपने क्या किया है? एक हाइड्रोजन एटम को शिफ्ट कर दिया है, अब ये रेजोनेंस नहीं कहलाएगा। जब हम आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तो एक स्पेशल टाइप का आइसोमेरिज्म है जिसको हम लोग टॉटोमेरिज्म बोलते हैं, तो वो वहां देखेंगे, लेकिन ये रेजोनेंस नहीं है, इसको हम रेजोनेंस नहीं समझेंगे। ये रेजोनेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एटम का पोजीशन चेंज हो गया है। अगला ये एग्जांपल है, इसका अगर स्ट्रक्चर देखेगा, कोई ऐसा दे आपको बना के कि यहाँ पे प्लस, ऑक्सीजन पे माइनस, OH, एक स्ट्रक्चर और दे HCO माइनस, डबल बॉन्ड OH प्लस। अगर बोले क्या ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, तो हाँ है, क्योंकि इसमें सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन का पोजीशन चेंज हुआ है और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का पोजीशन चेंज हुआ है। ये पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ आया है, ये अपना लोन पेयर भी डोनेट कर दिया। ये सारे चीज हम देखेंगे कैसे कैनोनिकल स्ट्रक्चर लिखते हैं, लेकिन अभी तक हमने इतना समझा कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर किसको बोलेंगे और किसको नहीं बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ऑल कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स आर इमेजिनरी। इतने मेहनत से हम सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर लिख रहे थे, लेकिन एक लाइन ने हमारी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया और इसने कहा ऑल कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स आर इमेजिनरी। बेंजीन का हम जो देख रहे थे पाई बॉन्ड बना के एक बार कार्बन के पोजीशन को अल्टरनेट करके, कोई भी रियल नहीं है, सारे इमेजिनरी है, सारे काल्पनिक है, मतलब वो एग्जिस्ट करते ही नहीं है। तो फिर एग्जिस्ट कौन करता है? मॉलिक्यूल के इतने सारे स्ट्रक्चर है और कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता? जी नहीं, कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता है। एग्जिस्ट जो करता है उसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, दैट इज कॉल्ड एज रेजोनेंस हाइब्रिड। सारे स्ट्रक्चर कुछ कुछ कंट्रीब्यूट करके एक नया टाइप का मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देंगे जिसको हम लोग कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, और यही जो होता है ये रियल है और रेजोनेंस हाइब्रिड ही एग्जिस्ट करता है। तो लिखा हुआ है द रियल स्ट्रक्चर इज रेजोनेंस हाइब्रिड विच इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल कैनोनिकल स्ट्रक्चर। सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर के द्वारा ये कॉन्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, जैसे इसका मान लो हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर बना के दे रहे हैं, बनाना आपको बाद में सिखाएंगे, पहले हम इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH प्लस O माइनस, CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH O माइनस। सपोज दैट ये तीन कैनोनिकल स्ट्रक्चर दिए हुए हैं A, B एंड C। ये तीनों ही एग्जिस्ट नहीं करता है, मॉलिक्यूल इन तीनों फॉर्म में से किसी फॉर्म में नहीं पाया जाता क्योंकि ये इमेजिनरी होते हैं। जो रियल स्ट्रक्चर होगा उसको हम लोग बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड, और इसको बनाने का प्रयास करते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये अपना भी बात मनवाएगा, ये भी मनवाएगा और ये भी मनवाएगा। जैसे बहुत सारा होता है, किसी जगह का नाम रखना है और 3-4 जगह का इन्फ्लुएंस है, तो कुछ वर्ड उनका मान लिया जाता है, कुछ वर्ड उनका ले लिया जाता है। उसी तरह से मॉलिक्यूल ना ऐसा दिखेगा, ना ऐसा दिखेगा, ना ऐसा दिखेगा, सबकी तरह कुछ कुछ दिखेगा, मतलब सबका कंट्रीब्यूशन उसमें होगा। रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम ये सारे कार्बन को दिखा देंगे और जो ऑक्सीजन है एक सिंगल बॉन्ड से, कोई पाई बॉन्ड इसमें नहीं देंगे और ना ही कोई चार्ज देंगे। पहले जो एटम है बस एटम को हम दर्शा देंगे सिंगल बॉन्ड के द्वारा। अब देखेंगे टर्मिनल कार्बन, इस कार्बन को देखें, इस कार्बन के बारे में ये जो स्ट्रक्चर है ये कहता है इस पे कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, ये कहता है इस पे कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। तो दो लोग अड़े हुए हैं कि इस कार्बन पे चार्ज नहीं होना चाहिए, लेकिन तीसरा जो है वो कह रहा है कि उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो हम बीच का रास्ता निकालेंगे, चार्ज लेस भी नहीं करेंगे और पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज भी नहीं देंगे, छोटा सा चार्ज दे देंगे जिसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा पॉजिटिव। डेल पॉजिटिव मतलब कंप्लीट चार्ज नहीं है, ये मना कर रहा था और ये बोल रहा था है, तो दोनों का माने और थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज दे दिए। इस कार्बन को देखें,
इस कार्बन में कहीं भी चार्ज नहीं आया है तो इस कार्बन पे कोई चार्ज नहीं देंगे। इस कार्बन को देखें, इस कार्बन पे एक जगह चार्ज आया है पॉजिटिव, तो फिर यहां पर क्या दे देंगे, डेल्टा प्लस। ऑक्सीजन पे देखें, यहां पे कोई भी चार्ज नहीं है, लेकिन दो सजेस्ट कर रहा है, दो स्ट्रक्चर की ऑक्सीजन पे माइनस होना चाहिए, तो हम डेल्टा माइनस देंगे, डेल्टा माइनस। ये हो गया। अब देखेंगे पाई बॉन्ड का पोजीशन। पहले और दूसरे में यहां पाई बॉन्ड है, लेकिन तीसरे में यहां पे नहीं है। फिर इसमें यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां है। इसमें यहां है, यहां नहीं है, यहां है। मतलब सब जगह है भी और नहीं भी। कुछ स्ट्रक्चर में सारे जगह पाई बॉन्ड पॉसिबल है और कुछ स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड नहीं पॉसिबल है, नहीं प्रेजेंट है। तो क्या करेंगे, पाई बॉन्ड सब जगह देंगे लेकिन थोड़ा थोड़ा, और उसको हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, इस तरह से, इस तरह से। ये है ओरिजिनल रेजोनेंस हाइब्रिड। इस रेजोनेंस हाइब्रिड को देख के हम इस मॉलिक्यूल के बारे में बता सकते हैं कि इस कार्बन और ऑक्सीजन पे पार्शियल चार्ज होंगे, पॉजिटिव निगेटिव, उस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव होगा। और जो पाई क्लाउड है ये सीमित नहीं है इन दोनों कार्बन और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, ये पाई क्लाउड पूरे मॉलिक्यूल में ट्रेवल कर रहा है, फ्रॉम दिस कार्बन टू दिस ऑक्सीजन। तो ये हो गया हमारा ओरिजिनल रेजोनेंस हाइब्रिड विच इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल द थ्री कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अगला देखते हैं। अगर इसका आपको कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाना है, हम पहले बना के दिखा देते हैं। बनाना हमने पहले ही कहा, बाद में सीखेंगे। CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस, और एक इसका स्ट्रक्चर और होगा CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस। मान लो कि ये तीन कैनोनिकल स्ट्रक्चर गिवन है और आपको रेजोनेंस हाइब्रिड कह दिया बनाने के लिए, तो आप आसानी से बना पाएंगे। सिंपली पहले जितने भी एटम दिख रहे हैं सबको एक लाइन में लिख लो, कहीं भी पाई बॉन्ड मत देना। CH2 CH CH CH2। उसके बाद क्या देखना है, चार्ज। ये कह रहा है इस कार्बन पे कोई चार्ज नहीं, ये कह रहा है पॉजिटिव और ये कह रहा है निगेटिव, तो आपस में ये भी कैंसिल कर लिया। अच्छा है, इस कार्बन पे कोई चार्ज नहीं, इस कार्बन पे वैसे भी कोई चार्ज नहीं था, इस कार्बन पे भी वैसे भी कोई चार्ज नहीं था, और इस कार्बन पे वही बात है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव दोनों का बात मानेंगे, कोई चार्ज नहीं देंगे। तीसरा तो उसके सपोर्ट में है ही कि उस कार्बन पे कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए। अगला देखते हैं पाई बॉन्ड का पोजीशन, सब जगह वेरी कर रहा है, इसमें टर्मिनल में है और दोनों में क्या है, बीच में है, मतलब वो सब जगह है, डी लोकेलाइज है पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हो गया हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड। तो हमको ये बात समझ में आ गई है कि रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है वो रियल स्ट्रक्चर होता है, और रेजोनेंस के द्वारा बनने वाले जितने भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर है वो सब के सब कंट्रीब्यूट करते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड में। अगला देखते हैं। एक और स्ट्रक्चर बनाया गया है, इसको हम दिखा देते हैं। देखिए, ये इस तरह से इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर पॉसिबल है। O माइनस C पे प्लस डबल बॉन्ड O माइनस, और ये क्या हो जाएगा फिर R C O माइनस और डबल बॉन्ड O, ये बन जाएगा। तो अगर आपको रेजोनेंस हाइब्रिड इसका ड्रॉ करना होगा तो क्या करेंगे, पहले हम सिंपल ये बना लेंगे R C O एंड O। इस O पे माइनस गया है ना, और इस O पे माइनस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देंगे, डेल्टा माइनस, यहाँ पे क्या देंगे, डेल्टा माइनस। कार्बन पे क्या है, एक में प्लस बाकी में नहीं है, तो यहाँ पे डेल्टा प्लस, और पाई बॉन्ड पूरा में घुमा है, ऊपर भी पाई बॉन्ड है और इसमें भी पाई बॉन्ड है। तो ये हो गया इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। उसी तरह से अगर इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर हम बता दें कि ये है CH2 CHO माइनस, और यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड। आपको देख के बड़ी हैरानी हो रही होगी कि किस तरह से कैनोनिकल स्ट्रक्चर इतना जल्दी हम लिख पा रहे हैं, तो आप भी लिख पाएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखें। आप बस इतना समझे भी कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर दिया गया है, आपको रेजोनेंस हाइब्रिड लिखना है। तो हमने ये दोनों कंपाउंड दिया आपको कि ये है इसके कैनोनिकल स्ट्रक्चर। रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे लिखेंगे, हमने कहा सारे एटम को लिख लेंगे एक लाइन में, CH2 CHO। उसके बाद क्या करना है, सारे का कंट्रीब्यूशन मानेंगे। ये माइनस कह रहा है और ये कोई चार्ज नहीं कर रहा है, तो डेल्टा माइनस दे देंगे। इस कार्बन पे कोई चार्ज नहीं, इस ऑक्सीजन पे भी क्या आएगा, डेल्टा माइनस। पाई बॉन्ड पूरे मॉलिक्यूल में ट्रेवल कर रहा है, लोकेलाइज नहीं है पाई बॉन्ड, डी लोकेलाइज है, और यहां से यहां तक। ये बात हमको समझ में आ गई। अब अगला देखते हैं। एक वर्ड आता है बच्चों, रेजोनेंस एनर्जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी।
हम हमेशा जानते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल के पास यदि एनर्जी ज्यादा होगी तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। हायर एनर्जी लोअर स्टेबिलिटी। आप जनरल लाइफ में भी इसको देख सकते हैं। अगर कोई इंसान हायर एनर्जी स्टेट में है, उसके पास बहुत एनर्जी है, तो वो स्टेबल नहीं हो सकता है, वो इधर उधर घूमेगा भटकेगा। जैसे यंग एज के बच्चे होते हैं 15 से 20, 22, 25, इस एज बच्चे के ग्रुप में क्या होता है, वो जनरली आपको घर पे बेड पे नहीं मिलेंगे, वो घूमते हुए मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी एनर्जी ज्यादा है, स्टेबिलिटी कम है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हम बूढ़े होते जाते हैं, तो हमारी एनर्जी घटती जाती है और हमारी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है घर पे किसी खटिया पे मिलने की। क्यों? क्योंकि हमारी स्टेबिलिटी बढ़ गई है। लेकिन क्यों बढ़ी है? क्योंकि एनर्जी कम हो गया है। तो उसी तरह से रेजोनेंस जो है वो एक स्टेबलाइजिंग प्रोसेस है। रेजोनेंस के बाद मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। कोई भी फेनोमेना जब होता है तो वो स्टेबिलिटी के कारण ही होता है। अगर स्टेबिलिटी ही ना आए तो कोई वैसा काम ना करेगा, ना मॉलिक्यूल ना ही इंसान। हम भी लाइफ में कुछ भी करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक रीजन होता है, स्टेबिलिटी। अगर हमको पहले से पता हो कि इस काम में स्टेबिलिटी नहीं है तो हम वो काम नहीं करेंगे। तो मॉलिक्यूल चूंकि रेजोनेंस कर रहा है, तो रेजोनेंस क्या कर रहा होगा? स्टेबिलिटी गेन कर रहा होगा, स्टेबिलिटी बढ़ा रहा होगा। और स्टेबिलिटी बढ़ा रहा होगा मतलब एनर्जी घटा रहा होगा। तो रेजोनेंस हाइब्रिड की जो एनर्जी होती है वो सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर से कम होती है और स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। बेंजीन के केस में एक लिखा हुआ है, बेंजीन के 2 कैनोनिकल स्ट्रक्चर होते हैं और चूंकि दोनों इक्विवेलेंट है तो इन दोनों का एनर्जी सेम है। एनर्जी डायग्राम पे ये सेम लेवल पे आएंगे। लेकिन जैसे ही रेजोनेंस हाइब्रिड लिखे तो ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया। क्यों इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ये है? क्योंकि इसका अगर बनाओ तो देखो, ये दोनों कैनोनिकल स्ट्रक्चर ये है, कहीं पे कोई चार्ज नहीं है और पाई बॉन्ड सारे जगह डीलोकेलाइज है। ऐसा नहीं है कि यही 3 जगह है और यही 3 जगह है। दोनों का बात मानेंगे तो सारे जगह, लेकिन थोड़ा थोड़ा। तो इस तरह से हम बनाते हैं, इस तरह से डॉटेड। इस तरह से रेजोनेंस हाइब्रिड इसका बनना चाहिए। लेकिन चूंकि ये इतना कॉमन कंपाउंड है कि हमारी आदत हो गई है सीधे ऐसे करते हैं और बीच में एक रिंग बना देते हैं। ये कुछ और नहीं, रेजोनेंस हाइब्रिड ही है। तो इसकी एनर्जी कम है और यही जो गैप है, यही जो गैप है, इसी को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी। तो अगर रेजोनेंस एनर्जी का फॉर्मूला लिखना हो बच्चों तो ऐसे लिखेंगे, रेजोनेंस एनर्जी बराबर एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर। मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर। चूंकि बेंजीन के रिंग में 2 ही स्ट्रक्चर है कैनोनिकल स्ट्रक्चर और दोनों सेम एनर्जी के हैं। ऐसा नहीं है कि और कोई कंपाउंड होगा तो ऐसा ही होगा। कोई कंपाउंड होगा जिसके 3-4 क्या होंगे कैनोनिकल स्ट्रक्चर और उसमें किसी एक की एनर्जी ज्यादा होगी। तो रेजोनेंस एनर्जी के लिए हमको सबसे ज्यादा एनर्जी वाला कैनोनिकल स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है उसी को बोलते हैं हम लोग रेजोनेंस एनर्जी। तो एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर माइनस एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। आ गया समझ में? वही लिखा हुआ है, रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल देन ऑल कैनोनिकल स्ट्रक्चर। एक्चुअली मोर स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट्स मोर इन रेजोनेंस हाइब्रिड। ये तो सही बात है, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी कैनोनिकल स्ट्रक्चर की, वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगी किसमें? रेजोनेंस हाइब्रिड में। कहीं भी कोई ग्रुप में फैसला होता है, मान लीजिए 5 आदमी मिलकर फैसला कर रहे हैं, तो फैसला किसके पक्ष में जाएगा? जो ज्यादा डोमिनेटिंग होगा, जिसकी ताकत ज्यादा होगी, उस फैसले में उसका कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा होगा। उसी तरह से जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है रेजोनेंस हाइब्रिड में, वो उतना ही कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, अब एक चीज ये समझ लेते हैं, लास्ट टॉपिक, कि रेजोनेंस हाइब्रिड क्यों इतना स्टेबल होता है। हमने बताया कि रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, एनर्जी कम होती है कैनोनिकल स्ट्रक्चर से, और जो मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड के बीच का एनर्जी गैप है उसको हमने कहा था रेजोनेंस एनर्जी। लेकिन ये ऐसा क्या होता है कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल हो जाता है हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड? तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल लिखा हुआ है ना, ब्यूटा 1,3 डाइइन, डाइइन है, इसका ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो इसके 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर है और यहाँ पे जो दिख रहा है वो रेजोनेंस हाइब्रिड है। पहले कैनोनिकल स्ट्रक्चर में देखें आप, कैनोनिकल स्ट्रक्चर फर्स्ट, पाई बॉन्ड कैसे बनता है? पी ऑर्बिटल के लैटरल ओवरलैप से। तो इसको हम कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं, सी है, सी है, सी है, हाइड्रोजन को छोड़ दो, और यहाँ पे पी इलेक्ट्रॉन होगा, पी ऑर्बिटल, यहाँ पे पी ऑर्बिटल, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है तो सारे के पास पी ऑर्बिटल अवेलेबल है, यहाँ भी पी ऑर्बिटल है। इसमें पाई बॉन्ड यहाँ बन रहा है, मतलब ओवरलैप कैसे हो रहा है? ये और यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, एक पाई बॉन्ड यहाँ, एक पाई बॉन्ड यहाँ।
चलिए ठीक है, दूसरे में देखते हैं, दूसरे में कैसा होगा, तो फिर वैसे ही बना लो, सी 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 सी, यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ पे क्या है प्लस। अब पाई बॉन्ड आपको कहां दिख रहा है, पाई बॉन्ड यहां दिख रहा है, तो वो कैसे बना होगा, पी ऑर्बिटल के ओवरलैप से, ये यहां होगा और यहां होगा, यहां और यहां, इस बार ओवरलैप यहां पे हो रहा है और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। इस केस में देखें अगर सी 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 सी, यहां पे निगेटिव चार्ज है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, पी ऑर्बिटल यहां ओवरलैप करके क्या बना रहा होगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा होगा। अब देखिए, अब वही रेजोनेंस हाइब्रिड को हम देखने की कोशिश करते हैं। ये तो सब कैनोनिकल स्ट्रक्चर को देख लिए, अब रेजोनेंस हाइब्रिड को देखते हैं। ये है हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड, दिख रहा है CH2 मतलब 1 2 3 4, और पाई क्लाउड कहीं स्थिर नहीं है, एक जगह लोकलाइज नहीं है, पूरे कंपाउंड में डी लोकलाइज है। तो सारे के पास पी ऑर्बिटल है, एक पी ऑर्बिटल इसके, एक पी ऑर्बिटल इसके, एक पी ऑर्बिटल इसके और एक पी ऑर्बिटल इसके। अब ये सारा एक दूसरे से ओवरलैप कर रहा है, दिख रहा है, मतलब पाई ऑर्बिटल क्या हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन डी लोकलाइज हो रहा है, पाई बॉन्ड क्या हो रहा है, डी लोकलाइज हो रहा है। तो इससे क्या होता है, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, सी 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 सी। इसको अगर आप समझे तो एक स्ट्रक्चर से ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन कैसे है, यहाँ पे है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इसमें क्या है यहाँ पे, उसमें फिर यहाँ पे। लेकिन जब रेजोनेंस हाइब्रिड देखेंगे तो ये पूरा बड़ा वाला स्पेस मिलता है, ये दिख रहा है। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है सपोज, तो यहाँ पे स्पेस बढ़ गया, यहाँ पे एक एक ऑर्बिटल के बीच में वो क्या हुआ, समटे हुए था। लेकिन अब रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या हुआ है, सब एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं, तो उस इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट करने की, उस इलेक्ट्रॉन को चलने फिरने की आजादी ज्यादा मिल गई। कहने का मतलब उसके अंदर का रिपल्सन क्या हो गया है, घट गया है, पाई इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन डिक्रीज हो गया है। और एक दूसरी वजह है कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थे तो सिर्फ इसी कार्बन का न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट कर रहा था, इस केस में सिर्फ इसी कार्बन का न्यूक्लियस इस पाई इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा था। लेकिन यहाँ पे ये पाई इलेक्ट्रॉन को चारों कार्बन के न्यूक्लियस मिलके क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। बात समझ में आ रहा है। तो 2 रीजन है, पहला स्टेबिलिटी का, लेस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन अलग अलग कैनोनिकल स्ट्रक्चर में हो रहा था, अब वो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या हो गया है, रेजोनेंस हाइब्रिड में घट गया है, क्योंकि अब इसके पास स्पेस ज्यादा है। और दूसरा जो रीजन है वो है मोर न्यूक्लियाई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन, मोर न्यूक्लियाई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन। पाई इलेक्ट्रॉन को अब चारों कार्बन के न्यूक्लियस मिलकर अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस रीजन से रेजोनेंस हाइब्रिड क्या हो जाता है, सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो अगर हमसे पूछे कि क्यों रेजोनेंस हाइब्रिड ज्यादा स्टेबल होता है, तो सिंपल सा 2 पॉइंट बोलेंगे। एक, इंटर पाई इलेक्ट्रॉनिक जो रिपल्सन है वो डिक्रीज कर जाता है, जिसके कारण मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल हो जाता है रेजोनेंस हाइब्रिड। और दूसरा, एटम न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियाई इलेक्ट्रॉन जो अट्रैक्शन है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि अब 4 कार्बन मिलकर अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। तो आशा करते हैं कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगले क्लास में हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे और उसमें बहुत मजा आने वाला है। तो इस क्लास के साथ बने रहें, मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।